बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं, जितना है उतना शेयर करूंगी, जितनी नॉलेज है, जितना मैंने अब तक समझा है लाइफ को थोड़ा। हाँ, और अभी यू सॉ मेनी थिंग्स फ्रॉम अ वेरी क्लोज एंगल ना। जब यस चैलेंज आता है तो हम कुछ सिखाते जाता है। यस। राइट, आई विल पुट द मैसेज इन द ग्रुप। हाय तृप्ति, Hi, all the नाइस best. टू सी यू। Yeah, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, लॉन्ग टाइम तृप्ति। yeah. Just busy with lot of stuff. As usual. सबके साथ कुछ कुछ हो रहा है अपना। सबके पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं, कभी कुछ किसी के साथ हो रहा है, कभी कुछ। दो बार जाके आई हूँ मैं हर जगह। हॅलो, गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. Hi, इवनिंग Shilpa. शिल्पा। मला एक बोलायचं होतं. बोल ना. बोलिए। हा, आपण असं म्हणतो की आपण दुसऱ्यांचं मीन्स ऐकायला पाहिजे अगोदर, बरोबर? मीन्स पहले हमको दूसरों का सुनना चाहिए, पर हमें कब मौका मिलेगा कि हमारी मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए? बहुत ये अच्छा मुझे क्वेश्चन। थोड़ा सा एक पॉइंट था। और अभी जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, तब से मैं एक चीज फॉलो कर रही हूँ कि पहले दूसरों का सुन रही हूँ, और धीरे धीरे थोड़ा सा वो मतलब क्विक डिसीजन नहीं ले रही हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सोच के फिर अपन ये बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ा चेंज हो गया है। पर मुझे लगता है कि अपनी भी बात कभी कभी दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। ये अपन कैसे कर सकते हैं? मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अभी आप लिसनिंग कर रहे हो ना, तो जैसे हमने भी पहले सिर्फ लिसनिंग करी थी, हम ओके। सिर्फ सुन रहे थे अपने घर वालों से, बाहर वालों से, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो ऑटोमेटिक होगा। जब आप लिसनिंग करेंगे ना, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सामने वाला चुप हो जाएगा और सिर्फ आप ही बोलते रहोगे। ऐसा ओके। होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप बोलोगे और सब चुप होके आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपने पहले बहुत सब सुनी है ना, उसके बाद ही ऐसा होगा। अभी हो सकता है अभी आपको कुछ टाइम में ऐसे फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन इसको होल्ड रखना। ओके। ओके। शिल्पा. हाँ, बोल तृप्ति. हाँ, जसं तू बोलली ना की लिसनिंग कब तक करना चाहिए, कहाँ तक सुनना चाहिए, तर तू त्याला डिस्टिंग्विश जे टूल्स आम्ही दिले होते, फॅक्च्युअल लिसनिंग, एम्पॅथेटिक लिसनिंग, या डिस्टिंक्शन मधनं बघितलं का तू की नुसतं लिसनिंग केलं? नाही, म्हणजे आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तो ऑब्झर्वेशन आणि याच्याप्रमाणे चाललीये मी. पण मला काय म्हणायचंय की म्हणजे इन केस थोड्या दिवसात असं झालंय की आपला मुद्दा दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीये, असं मला थोडंसं जाणवलं. म्हणून मी तो विषय काढला की आपण म्हणजे कधी हे करायचं, आपण कधी बोलायचं किंवा ते नुसतंच ऐकत राहायचं असं. तू एक्झाम्पल देऊ शकते का कुठल्या इन्सिडेंट? एक्झाम्पल म्हणजे एक असं आहे, आता काही प्रोग्राम असेल किंवा आता आपले कार्यक्रम वगैरे पण असतात, तुला माहिती आहे. मला असं वाटतं की मी कुठेतरी मागे पडलीये का की काही समजत नाहीये मला, असं थोडंसं वेगळं वाटतं. म्हणजे आता उदाहरण कसं देऊ, म्हणजे आजकाल लोकांना कसं हॅपी लाईफ पाहिजे. एखादा कुठला सिरियस किंवा एखादा विचार नाही कोणाला नाही आवडत. समथिंग म्हणजे हॅपी लाईफ अशी सगळ्यांना आवडते. आणि असं जाणवतं की आपण कुठेपर्यंत तिच्यात आहोत. आता समोर फ्रेंड सर्कल आहे
त्यात आपली व्हॅल्यू किती आहे हे पाहताना थोडस डिस्टर्ब झाले मी. म्हणून थोडस म्हणलं आपण बोलायचं का नुसतंच ऐकत राहायचं असं चालू. जेव्हाही असं वाटतं माझी व्हॅल्यू कुठे आहे, तेव्हा मी बोलत नाहीये, माझा इगो बोलतोय. इगोला मला मला आय मी मायसेल्फची जागा क्रिएट करणं फार आवश्यक असतं. नाही नाही, मी सगळ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न करते, पण त्यांच्या वागण्यात असं वाटतं की इट्स ओके, हाय बाय ओके, मग पुढचं काही शेअरिंगच होत नाही. प्रत्येक वेळेस आपणच का बोलायचं? आपण Exactly. जातोय सगळीकडे, हा. आपण बोलतोय, पण पुढचं काही बोलत नाही किंवा आपल्याशी शेअरिंग नाही करत, म्हणजे मग थोडस वाईट वाटतं किंवा थोडस डिस्टर्ब होतं माणूस. हा, कारण हे असं यासाठी आहे, कारण अजूनही आपण आय मी मायसेल्फ सर्कलमधून बाहेर नाही आलोय. आय मी मायसेल्फचा जो सर्कल आहे तो सोडणं आणि क्रॉस करणं हे काही 1-2 दिवसाचं किंवा 1-2 महिन्याचं काम नाही. याला तपस्या लागते. आणि इको थिंकिंग किंवा हा काइंडनेस कॉर्नर याची जी ट्रेनिंग आहे ना, ती एक तपस्येसारखी. माहिती असणे आणि अंमलात आणणे हे 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. काय होतं अनावधानाने ज्यावेळेस तुम्ही कंपॅशन मध्ये आहात, ज्यावेळेस ऐकताय, त्यावेळेस तुम्ही कंपॅशन मध्ये आहात आणि जेव्हा तो क्षण निघून जातो आणि यू अगेन गो बॅक टू युअर ओन कम बिकॉज 30, 40, 50 वर्षात जेवढी आपलं वय आहे तेव्हापासनं ओके इज माय वॉइस क्लिअर? अब क्लियर है, उन्होंने अपना माइक ऑफ किया ना डॉक्टर शिल्पा ने. हा ओके. सो काय आहे की तोपर्यंत आपण आपल्या याच्यात आहोत, कंपॅशन मध्ये आहोत, तोपर्यंत बरं वाटतं. जस्ट ऑब्झर्व वेन यू आर लिसनिंग टू अदर्स विथ फुल कॉन्सन्ट्रेशन यू फील ऍक्च्युअली गुड बिकॉज यू गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ एंड यू आर आउट ऑफ योर इगो. व्हेन डू यू फील दैट मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं, मेरा कब महत्व आहे, मला तर कोणी ऐकत नाहीये, मला तर सगळे हाय बाय करून निघून, मला तर हे केव्हा येतं जेव्हा तो क्षण निघून जातो कंपॅशनचा. मग लगेच तो आपला इगोइस्टिक माइंड आहे ना तो डॉमिनेट करतो आणि मग तो येतो, हा पहा तुला ऐकलं नाही. सो इट विल टेल यू स्टोरीज सो दॅट यू शुड नॉट बी कंपॅशनेट अँड दॅट इज अ ट्रॅप ऑफ युअर माइंड. द रिअलिटी इज दॅट ज्या लोक बोलत नाहीये ना ऍक्च्युली त्यांच्या मनात तो विचार नाहीये, ते बस चालले आहेत आणि हा हाय म्हणजे दे आर ओके, दे आर नॉर्मल, कारण त्यांना असं वाटतं की हेच नॉर्मल आहे, तर त्यांच्यासाठी ते नॉर्मल आहे. त्यांच्या मनात असं काही आहे पण नाही की हिच्याशी बोलायला पाहिजे किंवा नाही बोलायला पाहिजे किंवा वाईट वाट असं काहीच नाही. हा सगळा विचार आपला आहे. आपल्याला जितकं वाटतं ना लोक आपल्याबद्दल विचार करताय, हा पण एक बबल आहे इगोचा. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःमध्ये जास्त इंटरेस्टेड आहे. सो जो व्यक्ती हाय बाय करतोय तो व्यक्ती स्वतःमध्ये इंटरेस्टेड आहे, तुमच्यामध्ये नाही, आणि तुम्ही स्वतःमध्ये इंटरेस्टेड आहे. सो ego to eco means going beyond this boundary of I me myself. आपल्याला त्या व्यक्तीशी बोलायला आवडतं जो आपल्यामध्ये इंटरेस्ट घेतो. करेक्ट. म्हणून आपल्याला जेव्हा दुसरा व्यक्ती स्वतःमध्येच इंटरेस्टेड असतो आणि आपल्याला काही विचार नाही तर आपल्याला वाईट वाटतं. पण रिअलिटी आहे तोही तसंच वागतो जसं आपण वागतोय. तर सुरुवात कुठून आहे? फ्रॉम मी. Like Dr. Deepika just said, when you more and more you give space of listening to others, there will come a time when you will get a space of listening. There will come a time. ओके मॅम. But for that you need to, जसं मी सांगितलं ही एक तपस्या आहे. ओके. तपस्या करण्याची तयारी हवी. चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ये लाइफ जो हमें मिली है बहुत ही प्रेशियस है ना. इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, कुछ कुछ नई लर्निंग्स करते हैं जैसे कि काइंडनेस कॉर्नर में है, नए कपड़े खरीदते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं जिससे कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है वो अच्छी हो सके. और हाँ, अच्छा फूड लेते हैं, बैलेंस डाइट करते हैं कि हम हेल्दी रह सकें.
कि हमारी आगे की लाइफ को अच्छा बना सके, हम जिससे खुश भी रहें, हेल्दी भी रहें, एक्सरसाइज भी करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल थॉट, कि हमें अपनी डेथ की भी तैयारी करनी चाहिए, हमें अपनी मृत्यु की भी तैयारी करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जैसे भी हमारी डेथ होगी, चाहे अभी है, चाहे कुछ सालों बाद है, चाहे ओल्ड एज में है, कुछ नहीं पता। क्योंकि हमने सुना है कि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर कार्मिक अकाउंट। सब जानते हैं कि जैसा हमारा कार्मिक अकाउंट होगा, वैसी हमारी लाइफ मिलेगी और वैसी ही हमारी डेथ होगी। पर आजकल आजकल क्या, पहले से ही हमने ये ज़्यादा सुना है बचपन से, अरे! फलाँ की अचानक मृत्यु हो गई। ओह! इतना बीमार था वो। वो वो इंसान इतने दिनों तक, इतने सालों तक बेड पर था। वो तो बेड सोर्स भी हो गए थे, लेकिन उसको डेथ नहीं हो पाई और कहते बाथरूम में स्लिप हो गया। अरे! ऐसे ही चला गया। ओह! हम कितने जजमेंटल हो जाते हैं तब, जब हम ये सबके मुँह से सुनते हैं कि उसकी मौत तो बहुत अच्छी थी, उसकी मौत तो ऐसी थी, उसकी मौत तो वैसी थी। तो सभी ने सुना होगा, आई थिंक, हमेशा बचपन से सुनते आए हैं कि हमारी दादी तो ऐसे गई थी, कितनी अच्छी गई थी। हमारे दादी तो बहुत ही आराम से ही चले गए। दादी ने बहुत कष्ट सहा, उनके कर्म ही ऐसे थे ना, हमेशा बहुओं को ऐसे-ऐसे डाँटती रहती थी। अच्छा हुआ उनके साथ। ऐसा हम नॉर्मल लैंग्वेज में बचपन से सुनते आए हैं। क्या ये सही है? क्या लगता है सबको? ऐसे तो हम किसी को जज नहीं करना चाहिए ना। जो हमें लाइफ मिली है, जैसे हमारे घर में हम पैदा हुए हैं, उसके लिए तो हमने कभी इस चीज़ के लिए सोचा नहीं, मृत्यु के लिए इतना क्यों सोचते हैं? तो मुझे ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे ऐसा लगता है इसकी हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इस मामले में अगर अगर हम इस बात को सोचें कि किसी की अचानक मृत्यु है या लॉन्ग टर्म में बहुत दिन तक बीमार होके मृत्यु होती है, तो उसका चलो कार्मिक अकाउंट भी सोच लो। कोई कोई सोच भी सकता है चलो, लेकिन बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे पंडित रामकृष्ण परमहंस, जो कि सब लोग जानते हैं, इतने बड़े स्पिरिचुअल गुरु। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रहते थे। इतने प्यार से वो अपने, जो उनके फ्रेंड्स या जो भी उनके शिष्य हैं, उनके साथ ऐसे बातें करते थे जैसे कोई उनके बचपन के दोस्त हों। खिलखिला के हँसते थे, बच्चों की तरह रहते थे, पकोड़े खाते थे और अपनी एक ही माता, काली माता के भक्त थे। और काली माता उनसे रोज़ मिलने आती थी और जब तक वो उनको भोग नहीं लगाते थे, काली माता कुछ नहीं खाती थी। उनके हाथों से ही भोजन करती थी, वो साक्षात अवतार में आती थी। सुन के भी कैसा लगता है? मैंने जब पहली बार सुना था तो मैं तो ऐसे हो गई थी कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन ये सच था। काली माता हमेशा उनके साथ रहती थी और वो उनको दर्शन देती थी, उनके साथ बैठ के खेलती भी थी और उनको हर जगह वही दिखाई देती थी। अपनी पत्नी में भी, शारदा, उनकी पत्नी का नाम शारदा था, उनके अंदर भी उनको वो ही दिखाई देती थी और वो खिलखिला के हँसने लग जाते थे, कभी भी, और फिर साधना में एकदम मेडिटेशन मोड में चले जाते थे। आपको पता है उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनको थ्रोट कैंसर था और वो इतनी वेदना से, उनको बहुत वेदना होती थी, बहुत ज़्यादा। उनके उस वक़्त तो इतनी मेडिसिन्स भी नहीं होती होंगी, 1880 ऐसी का टाइम है, तब तो इतनी मेडिसिन्स भी नहीं थी। तब भी विवेकानंद जैसे उन्होंने शिष्य बनाए, विवेकानंद उनके शिष्य थे, उन्होंने उनको इतना अच्छा गाइड किया। जब वो विवेकानंद उनके पास आए तो उन्होंने बोला विवेकानंद जी ने कि मैं ना हिमालय में जाना चाहता हूँ, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे बहुत कुछ जानना है वहाँ हिमालय में जाके। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास ढंग से नॉलेज नहीं है, विज़डम नहीं है और तुम वहाँ हिमालय में जाके बैठोगे, तुम यहीं रहो, तुम यहीं पर साधना करो। उन्होंने इतना ज्ञान दिया विवेकानंद को, इतना अच्छे शिष्य बनाए और उनकी मृत्यु कैसे हुई? गले के कैंसर से, इतनी वेदनाओं के साथ। मतलब सुन के भी ऐसा लगता था यार नहीं, ये ट्रू नहीं होगा, लेकिन ये सच था। सोचो कितना प्यार करती थी काली माता, लेकिन क्या पता है ना,
हम कई बार अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को सोचते हैं, सोच के भी क्या फायदा है? मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में जो हमने किया है उसको जानकर भी क्या करेंगे? चेंज तो कर ही नहीं सकते। चेंज हम क्या कर सकते हैं? अपना प्रेजेंट। उसी से शायद हम कुछ अलग बना सकें। और स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कैसे हुई? स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 ईयर्स के थे। मुझे उनसे इतना पर्सनली बहुत लगाव है, पता नहीं क्यों। ये मैं पर्सनली रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी, मतलब ऐसा लगता है कि काश मैं उस वक्त जब हुई होती, और क्या पता होंगी तब इतना अटैचमेंट है मुझे उनके साथ। और वो 39 ईयर्स में ही चले गए। और उनको भी लंग्स की प्रॉब्लम थी, अस्थमा था। वो बहुत जीने की इच्छा थी। वो हमेशा कहते थे कि मैं 20 साल और जीना चाहता हूँ, काश मेरी लाइफ और होती। वो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु तो किसी की कैसे भी हो सकती है, उससे हमारे कार्मिक अकाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हमारे जो प्रेजेंट है उसका हम कुछ चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो नई लाइफ मिलेगी हमें इन फ्यूचर, वो और अच्छी हो। जैसे हम अब कपड़े खरीदते हैं, हमारी और जो अगली लाइफ हो वो इतनी अच्छी हो, चाहे मृत्यु कैसी भी हो, लेकिन लाइफ ऐसी हो कि हमारे वो सुंदर कपड़े अच्छे शरीर के रूप में मिले, अच्छा परिवार मिले, वैल्यू फैमिली मिले, और ऐसा घर मिले कि सब कुछ जो जरूरी है लाइफ में करना, वो सब कुछ आसानी से मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंटली हमें वो करना चाहिए। और एक खुशखबरी है कि मुझे ऐसा लगता है कि काइंडनेस कॉर्नर यही कर रहा है। ये हमारा जो काइंडनेस कॉर्नर है, ये हमें प्रेजेंट में एक अच्छा कार्मिक अकाउंट बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्यों? जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को भूख लगी हो तो खाना खिला दो, किसी को वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे दो, तो कितना खुश हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको कोई सुन नहीं रहा, कोई ऐसा है जो अपनी बात इतने दिल से कहना चाहता है, इतना परेशान है, अगर हम उसकी बात सुन लेते हैं, तो वो खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कपड़े थोड़ी देर पहन के इंसान फिर वो मैले हो जाते हैं, फिर वो बदलने पड़ते हैं। लेकिन अगर किसी के मन में कोई परेशानी है या कोई विचार है, अगर वो किसी की सुन लेता है, तो सबसे ज्यादा खुशी उसको तब मिलती है। तो हम लोग सब वही करना है, और हम यही करना चाहते हैं। हम 5 मेंबर जो हैं जैसे तैसे टाइम अपने बिजी शेड्यूल में से निकालते हैं, और हर फ्राइडे आने आके यही सोचते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक हो जिससे सब लोग खुश हो जाएं, जिससे सब लोगों को जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल आए और खुशी खुशी लाइफ जिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको भी हम कोर टीम में डाल लें, और फिर हमारा टीम भी बड़ी हो जाए और हम और बड़ा काम करें, जिससे सब लोग मिलके बड़ी टीम बनेगी, तो हमारा स्ट्रेस भी, हमारा खुद का भी स्ट्रेस कम होगा, और ये लोग भी, जो भी और मेंबर्स हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे ऐसा लगता है। और मैं बस ये कहूंगी कि जैसे हमने काइंडनेस कॉर्नर में शुरुआत में कहा कि लिसनिंग के लेवल्स, शुरुआत में 4 लेवल्स हैं लिसनिंग की, जिसमें सबसे पहली थी डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का शॉर्ट में मैं रिवीजन कराऊंगी कि डाउनलोडिंग क्या है। डाउनलोडिंग है कि हम अपने दिमाग में जो डाटा क्रिएट हो रखा है, हमारे माइंड में जो भी शोर है उसको हम कम करें, तभी हम दूसरों की सुन पाएंगे। ठीक है, डाउनलोड से अवेयर हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार हो जाता है कि मैं खुद डाउनलोडिंग में चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हो गए हैं, हमसे भी बहुत बार गलतियां होती है, हम सब कुछ जानते हुए भी फिर से वही डाउनलोडिंग में चले जाते हैं, वही फिर से मैस हो जाता है माइंड में। लेकिन फिर हमें तुरंत अवेयर होना है, डाउनलोडिंग से बाहर निकलना है, फिर हम फैक्चुअल लिसनिंग में जाना है, जिसमें हम फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि रियलिटी क्या है। रियलिटी से हम भाग नहीं सकते, रियलिटी को हमें जानना है, हमें देखना है कि व्हाट इज रियलिटी। उसके बाद रियलिटी के लिए हम कहाँ जाएंगे? ओपन माइंड से देखेंगे, माइंड खोल के देखेंगे, और फिर हम आएंगे एम्पैथेटिक लिसनिंग में, जिसमें हम ओपन हार्ट के साथ दूसरों के नजरिए को भी देखेंगे, उनके शूज में जाके व्हाट इज द थिंग, उसको क्यों परेशान है वो जानने की कोशिश करेंगे, और वो क्यों क्या कहना चाहता है उसको ठीक से सुनने की कोशिश करेंगे। दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग।
एंड लास्टली इज जनरेटिव लिसनिंग। ये करेज से ही आती है, विदाउट करेज जनरेटिव लिसनिंग नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपके अंदर विल है ऐसी कि हमें उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, उसके साथ तो हमें एक बहुत पक्का रिलेशन बनाना है। अगर आपकी विल होगी तभी आपके अंदर करेज आएगा, और तभी आप कुछ जो ऐसा डाटा है, नॉट डिसकन्फर्मिंग डाटा कलेक्ट कर पाएंगे जो आपको अब तक नहीं पता था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव लिसनिंग। मैंने इस टॉपिक्स को इस लिसनिंग से इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि हम इस जन्म में या जो भी हमारे डेज रह गए हैं, ऐसा कुछ कर्म करेंगे, कंपैशन में रहेंगे, दूसरों के साथ सहानुभूति से बात करेंगे या कुछ भी कर्म करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है हम अपना कार्मिक अकाउंट कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। मृत्यु तो जैसी आएगी वैसे आएगी, लेकिन कुछ तो अच्छा करके जाएंगे। अब डॉक्टर पल्लवी थोड़ा और बताएंगे। Thank you so much, Deepika. It was very heart touching to listen to your words, because everything that you said was resonating with the intention of Kindness Corner, and a very beautiful discovery. To the surprise of every of you, means it can be egoistic thinking, but I am, since childhood, I am connected to Vivekananda through different ways, through books, through knowledge, through multiple things, and you will be surprised to know that I delivered my child on Vivekananda Jayanti without any planning. So somewhere I also feel connected, and I'm very impressed by the thought process, and always think that Swami Vivekananda started his journey with compassion and courage. उस टाइम पे इतना करेज से बात करना, जब it is very very tough, I mean, to create that balance of courage and compassion. आप रूड नहीं हो और आप सबको compassion भी दे रहे हो, it's really tough. But yeah, thank you so much for your sharings. So Deepika, I would like to know about your recent experiences in your life which made you think about the connection between karma and compassion. Actually, my mother-in-law is 81-year-old. तो लास्ट वीक में ना वो उनको जब भी उनको उठाते थे कुछ खाने के लिए या कुछ भी के, उनको फेंट चक्कर आते हैं, वो गिर जाती थी। तो फिर हम लोग ने डॉक्टर्स के पास ले गए, तो डॉक्टर ने सारे चेकअप करे, बट उनको ऐसा कुछ भी नहीं निकला। बट वो ज्यादा लाई डाउन पोजीशन में रहने की वजह से यहाँ की जो आर्टरी है ना वो थोड़ी प्रेस हो गई, तो उसकी वजह से वो ऐसी हो गई। अब वो लेटी रहती हैं ऑल टाइम, बस खाने के लिए उनको लाना पड़ता है चम्मच से, और उसको स्पून फीड, जैसे बेबी को उस वक्त हमने डायपर्स भी बनाए। अब तो थोड़ा सा वॉशरूम तक जा सकती है, बस ये कंडीशन है। लेकिन मैं उनकी फ्लैशबैक जाऊं उनकी लाइफ जर्नी को, तो उनकी लाइफ इतनी अच्छी लाइफ उन्होंने जी है। मतलब जो वो टीचर थी, तो मतलब हर तरह से बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हैं वो। मतलब अब भी बहुत सुंदर लगती हैं वो, मतलब इतनी ओल्ड होके भी। तो मैंने एकदम ऐसे ही सोचा कि जब वो यंग थी, जब मेरी मैरिज हुई, तब भी वो बहुत ही स्मार्ट लगती थी और बहुत ही हंसमुख रहती थी। लेकिन जैसे-जैसे हम बच्चे भी हो गए, हम लोग अच्छे से रह रहे थे, तो अचानक से उनको, हम लोग जैसे कोल्ड भी होता था ना, तो कोल्ड की मेडिसिन में रख के जाती थी, क्लिनिक चली जाती, वो कोल्ड की मेडिसिन भी नहीं लेती थी। वो सिर्फ लौंग खा के ही ठीक हो जाती थी। वो बोलती, बेटा ना ना, मैंने कभी दवाई नहीं खाई, बस मुझे एक लौंग दे दे। और वो लौंग खा के उनका कोल्ड भी ठीक हो जाता है। मैं बहुत सरप्राइज होती थी, यार इनको एक लौंग से ही ठीक हो जाती है ये। हम तो अभी से इतने ऑपरेशन करा लिए हैं, ये है वो, हम तो अभी से इतने बीमार रहते हैं, मम्मी कितनी हेल्दी है। फिर अचानक 2016 में उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो लेकिन बिनाइन था, मैलिग्नेंट नहीं था, बिनाइन था। बट उनको ऑपरेट हुआ, फिर उसके बाद उनके रेडिएशन वगैरह भी हुए, ज्यादा नहीं हुए, बहुत ज्यादा, लेकिन जो ये बीमारी थी, उस बीमारी ने उनके माइंड पर असर कर दिया। उनको लगा मैंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं ली और अचानक से मुझे ये हो गया। और वो 2017 से और अब तक वो उन्होंने अपने आप को ऐसा समझ लिया कि मैं तो बस, मुझे और बीमारी ही लग गई है और मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। और बाय मेडिकल सारी उनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है।
कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी, तो हम ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि ये हमारा कुछ, वो कहती है मैंने कुछ कर्म करे होंगे, क्योंकि उनके मुँह से मैंने सुना कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो गया, मैं तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। तो मतलब कोई बीमारी या कोई भी इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट या कुछ भी होता है, तो हम उसको अपने कार्मिक अकाउंट से क्यों कनेक्ट कर देते हैं? जब हम उसको उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। और जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो वैसा ही क्रिएट होने लग जाता है। और हम अपना जो अपनी खुशी थी, अपनी लाइफ जीने की इच्छा थी, वो सब खत्म कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ ये इंसिडेंट्स ने उनको बिल्कुल पूरी तरह से एकदम डाउनफॉल में गिरा दिया। एकदम उनको ऐसा लगा बस मेरी लाइफ इतनी थी, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो एक चम्मच भी उठाने में उनको ऐसा लगता था, मैं मतलब उन्होंने अपने आप को विल ही खत्म कर दिया जीने का। तो मुझे उस चीज़ से ऐसा लगा, पल्लवी, कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में आएँगी ही आएँगी। हम पता नहीं किस बीमारी से हो जाएगा, हो सकता है कैंसर ही हो, क्योंकि आजकल तो नॉर्मल है ये बात। लेकिन हमें उस स्टेज से निकलना चाहिए। हमें प्रेज़ेंटली जैसे हैं वैसे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी मुझे ये सब ऐसा लगा कि हम लोग मृत्यु को उनके कर्म से क्यों जोड़ते हैं? वो तो कैसे भी आ सकती है। लेकिन अगर हम चल सकते हैं, अगर हम कुछ अपना कर सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चीज़ को, उस वक़्त अपना प्रेज़ेंट टाइम अच्छे से बिताएँ। तो जैसा ईश्वर ने दिया उसको एक्सेप्ट करके। Yes, beautiful, beautiful, Dr. Deepika. Very good thought process. So, I would like to share my recent life challenge. My mother-in-law was also diagnosed with breast cancer recently, and these last 2 3 months were very, very challenging for me and my family. And it was not easy, though I didn't share it with anyone. But I would like to connect it with compassion. So, when she was diagnosed with this, she was devastated, and then when I had this opportunity to interact with her, now since we are here in the journey of kindness corner, uh, this coaching is coming naturally. So her operation was planned, and I called her up and I said that I'm not here to give you any advice, because there are many people who are giving you advices, who are giving you sympathetic responses. And she said that I'm so fed up of this sympathetic responses, because everyone is saying, don't worry, huh, everything will be all right. And they don't like it, because this sympathy makes them feel as if उनके साथ कितना बड़ा हो गया है. And even if that was benign and it could be corrected, it could be treated, and doctors also were trying to calm her down, people are pulling the patient down. So I said that, see, your work is only to forgive and have compassion for all those people with whom you think that उन्होंने आपके साथ बुरा किया. Your work is only to create compassion. And she is like, she and me, we have a very warm relationship. So she is like, if Pallavi has said that, I have to listen to her. And this is not, my relationship with my mother-in-law was not always that smooth. It was turbulent. Only one thing saved this relationship is compassion from my side, even if she was extremely rude to me. Because I have had a love marriage and we had our own challenges in the start of the marriage, and I was not her choice. So there were many obstacles that I don't want to uh, describe here and don't want to take your time. But this is the real life thing that I want to let you know, that if you are consistently compassionate, you transform people around you. If you are consistently compassionate, I was consistently compassionate, not because I was a great person, because it was the only way, it was the only solution that matched with my personality. हर एक का पर्सनालिटी होता है ना. कुछ लोगों को सिर्फ रूड रह के ही उनको, मतलब वही उनके लिए सोल्यूशन है. कुछ लोगों का सोल्यूशन अपने अपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ऐसे पर्सनालिटी के हिसाब से अपने कंफर्ट जोन. मेरे कंफर्ट जोन में कंपैशन था, बिकॉज आई न्यू दैट इफ आई एम रिजेक्टेड बाय दिस फैमिली, वेयर विल आई गो. सो उसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरा भी कोई फियर था, उसकी वजह से आई वॉज कंपैशनेट टुवर्ड्स हर. And with time, what happened is I came into this coaching journey, listening increased. And when she got a space of listening in my presence, she started listening to me.
And now Dr. Shilpa Bulbule had shared one thing, na? So just want to share one magic which that on Women's Day, my mother-in-law called me up and she said that I'm talking to the most inspiring lady of my life. And my mother-in-law has been an Innerville district chairman. She has traveled all around the world. She has visited every country in the world. She has enjoyed and celebrated her success in every field. She is an ophthalmologist practicing eye surgeon. She has seen success with and tasted success as if it's a regular meal for her. And she is a very competitive personality. जहाँ भी हाथ लगाते हैं जीत कर ही आते हैं, कोई भी competition. She has that competitive spirit. And imagine it is not very easy to live happily with a competitive person because उनको हर जगह जीतना होता है. And in that scenario, when you are consistently compassionate, and when she was diagnosed with this, and I have seen her journey, I know every relation of her with her mother-in-law, with everything I know, because I have this, because of Kindness Corner, we get that sense of observation. So when she asked, I said that I'm not here to advise you because there are many people to advise you, and I am younger than you. Who am I to advise you? But may I give you only one small suggestion? And I asked for the permission. She said, yes, yes. I said, just ask for forgiveness from all the people. This is the only work that we are here to do. And just radiate compassion for every person. If you feel that उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उनको माफ करके उनके लिए compassion. कि I am sorry, please forgive me. And I said, and I made a small prayer for her based on that. And I asked her, whenever you will be taken inside the operation theater, and then they will give you anesthesia, then you will come out. Every time this mantra should be your constant work. She did that consistently. And then after her surgery, in the post-op recovery time on day 3, she said that I did exactly as you told me. And I was not at all stressed out. And now I can see that I have another chance to live my life, and I would like to live this life with a new energy. And recently when we visited Northeast and that the Buddhist energy, we went there as a celebration of her life, as gratitude to God that she is alive with us. And this time she was so different. She was more compassionate, she was less complaining, she was less angry, she was less agitated. The message is, if you are compassionate, it changes the energy of the other person. Compassion has power. Compassion has power. But then, yeah, it is a firewalk. It is not a cakewalk. You will get hurt. You will feel disrespected. You will feel as if मेरी तो कोई आवाज ही नहीं लोगों के सामने. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने. ये तो high achievers है. They are so intellectually advanced people. I am nothing in front of them. All these thoughts will come. But then it is temporary because compassion is your only strength. And when we went there and uh, coincidentally I attracted many books of Buddhist philosophy. And do you know what is the core of Buddhism? If you don't look at it as a religion, it is actually a philosophy of life, and their core is compassion. And they say that if the easiest way to be compassionate, now listen to this very closely, this is like gold. The easiest way to be compassionate to all the people around you who treat you well and who don't treat you well is to know that the other human being is from my family, my species, human being. It is just like we say na citrus fruits, lemon, orange, फिर मैंडरिन, ये सारे फ्रूट साइट्रस फ्रूट है कि ये एक फैमिली के हैं. हमने ये जूलॉजी बॉटनी में हम सीखते हैं ना. तो अनदर ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम योर ओन फैमिली बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग्स, the same species. And this earth is actually your home, and every human being is your family member. If you keep this thought alive, being compassionate will be easier. And you want to if you want to get rid of your entangled karmic account, and if you want to set your karmic accounts free, then there is only way
And the only way is compassion. The only way is to be compassionate. What is your karma? Your good karma is to be compassionate to every person around you, no matter what. And that's why there is a constant journey, and that's why there is a tapasya. Why? Because there will be obstacles. It is very easy to talk about this, and it is challenging to implement. When multiple times you feel that मेरी insult हुई है, and you feel bad, this person doesn't treat me well. The only thing that you can tell to yourself if that doubt comes, my work is to be compassionate towards them, because my thought and my emotion is my karma. Their thought and their emotion is their karma. So if अगर वो अपने ही विचारों के गुलाम है और अपमान करना उनका स्वभाव है और वो ये स्वभाव नहीं छोड़ना चाहते, तो मेरा स्वभाव कंपैशनेट रहना है। मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा स्वभाव छोड़ देते हैं सद्भावना का, कंपैशन का, और हम उनके स्वभाव में चले जाते हैं। तो ये हमारी खुद से सबसे बड़ी गद्दारी है। And you try this and you will definitely 100% you're going to get the benefits, not in near future, but ultimately you will be the most powerful person in your family. Power doesn't come from physical power, from intelligence, from mental power, from emotional power. Power comes from within when you have strength to be compassionate towards every person, no matter how they behave with you. And this is the only way to get your karma. What else can be there? Nothing else. If you are compassionate, then you can earn more money, because more and more people will like to do business with you. Who wants to get treated by a rude doctor? Who wants to do business or pay their hard earned money to a person who is not compassionate? Who wants to do a business or any technological advance or any export, import, any kind of business to a person who is not ready to listen? कोई नहीं चाहता है, आप भी नहीं चाहोगे। अगर आपको लगता है आप अच्छे लिसनर नहीं है, तो आप भी वही इंसान चाहोगे जो आपकी बात सुने। तो बी दैट पर्सन। That person will earn more money, and earning money is a spiritual act. It comes from your compassionate attitude. If you talk about relationships, in relationship, look at your family, look at your own sibling. अगर आपकी सिस्टर या भाई है ना, आप देखो आपसे एकदम अपोजिट होंगे, एकदम अपोजिट, लेकिन साथ में कैसे रहते हैं फिर? जिसे हम प्यार का नाम देते हैं ना, वो प्यार तो आज तक समझा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में प्यार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला, मतलब दिस इज माय रिसेंट डिस्कवरी, दैट लव इज आल्सो एन आउटकम, लाइक मनी इज एन आउटकम ऑफ योर सर्विस, लव इज एन आउटकम ऑफ कंपैशन एंड रिस्पेक्ट यू गिव। अगर एक रिलेशनशिप में बहुत प्यार है लेकिन कंपैशन और रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो रिलेशनशिप डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लोग हमारे बीच में बहुत प्यार है लेकिन हम साथ में नहीं रह सकते, इसलिए हमने डिवोर्स ले लिया। आजकल तो ये लैंग्वेज ही है। Why? Because there is no compassion. There is no understanding. Compassion binds people together. If you are practicing compassion, you are transferring this energy to your children. You don't know how you are improving their marriage by you being compassionate, because you are demonstrating how to adopt, how to adapt. And compassion also helps you to better your health. I will say that my mother-in-law got recovered partly due to medicines and partly because of a new process and new thought process of compassion. She became more humble. She started learning to get rid of her ego more and more. And now when I observe her talking to other people, in the past when she was so rude, now she is very humble. She has adopted that new way of living, and it is helping her to recover her body. I just said one thing. If you don't want this thing to come again into your life, then your work is only to spread compassion. The good news is that she accepted with all her heart, because of someone is adopting compassion. Her mind and heart were open because she had seen the effect.
If you advise and preach, people will not listen. But when you implement in your life and become an example, then they follow you. Even in the most challenging relationship like mother-in-law and daughter-in-law. So this is possible. Anything is possible with compassion. And who else can understand the importance of compassion than a person who hasn't got it when that person needed it the most? All the compassionate people that you see in the world are the most heartbroken people. And that's why they understand the importance of compassion. And now they want to give it to others. So if you have any doubt in your life, हम तो बहुत compassionate हैं, लेकिन हमारे घर के लोग तो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते. Do it only for next 21 days. Don't expect anything from them and only listen to them. So your assignment is to provide a space of compassion, empathy and listening to them for the next 21 days. 21 days के बाद आप सुनाइए उनको. 21 days तक आप उनको सुनिए. सिर्फ 21 days. And see how they will start respecting you more. And this is to be experienced than to be talked about. Any question is welcome. I can see today a very few cameras are open. Means we are feeling as if Dr. Deepika, Dr. Trupti, and Dr. Pallavi are talking to each other, and all the other black walls are just there to show that they are listening, but we don't know whether they are listening. Dr. Shilpa, did you get any answer? Any opening? Yes, ma'am. Alright, what did you get out of this conversation? आपलं जर कोणी ऐकायचं असेल तर आपण आधी ऐकून घेण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. Hmm. आणि Okay. आणि आणि आजचा दीपिका मॅमनी जो मेसेज सांगितलाय की आपण आधीपासून पण ऐकतो की अच्छा कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा, हे आपण लहानपणापासून ऐकतोच आहे. आणि अजून एक असं म्हणावं लागतं की खाली हात आए हे खाली हात जाएंगे, बस मीठे बोल दुनिया में अपन छोड़ जाएंगे, असं तो वाक्य आहे ना, तेच मला इथे सांगावंसं वाटतं. Good that you got some openings, and then your assignment is to do this that you learned in the next 21 days. Okay, ma'am. Yes. Anyone else who would like to ask a question or share something? Rutuja, Anjali, Prajakta, Anup. Yes, anyone would like to share or ask? प्राजक्ताला विचारायचं आहे. Yes. मॅम मी बोलू का? Yes, sure. येस, थँक्यू पल्लवी मॅम.
Hello. Yes, Prajakta. We can listen to you. Hello. Yes, Prajakta, please go on. We can listen to you. मॅम मी मध्ये एक इन्सिडेंट झालाय माझ्या फॅमिलीमध्ये आता रिसेंटली. सो Yes, yes. माझ्या बहिणीची मुलगी आहे जी नीट साठी प्रिपेअर करते. शी Right. लॉस्ट हर फादर ऑन 8th of March. So she needs some help to recover from that incident. So Yeah. मी तिच्याकडे देते, तिला क्वेश्चन करायचं आहे. Sure, sure. Yes, thank you. हॅलो. Hello. मला हे विचारायचं होतं की त्यांची म्हणजे मी जेव्हा पण अभ्यासाला बसते त्यांची सारख्या आठवणी येतात. So I'm not able to focus. Yes. Hmm. Good question, Prajakta. We appreciate your strength. So, मी समजू शकते as a kindness corner team, as the name suggests, it is totally understandable. Though we cannot feel the pain that you are going through, but we can definitely understand what you are going through. I don't know where do you stand in your life in the spiritual journey, because every Anjali, can you please mute yourself that everyone can listen to you? Anjali, can you mute yourself, please? Thank you. So, may I know your name, please? Yeah. नाव काय तुझं बाळा? Yeah. आर्या. सो आर्या, काय असतं की this may sound philosophical to you, but do you hold open mind and open heart for something that is coming your way right now? Are you ready? Not Are able you, to. are you ready to accept the thing that I'm going to say right now? Do you hold open mind and open heart right now in this moment? Yes, but म्हणजे ते खूपच अचानक झालं. So Yes. I'm not able. My question is, do you have open mind and open heart to listen to something that is coming your way right now? Yes. All right. See, you're a science student. Yes. Energy cannot be destroyed nor it is created. Do you agree with this? Newton's law. Yes. Yes. Energy can be transformed from one form to another. Do you agree with this? 100%. Okay. So do you need a proof? Means, do you need me to give you any proof? Or you believe in Newton and Newton is big enough, right? So you don't need Pallavi to give you any proof, because Newton has done a lot of work to prove it to the world, right? And what is energy? Is Energy is an outcome of the work we do. It's released. And when we do the work, we move. All right. Every atom and molecule, if you examine from the microscope, it is vibrating at a particular frequency. Do you agree with this? They are not static. And do you agree that we all are made up of multiple atoms and molecules? That means we are energy beings, because we are also, our atoms and molecules are vibrating. And we are matter, we are solid, and we have atoms and molecules, and we are energy. Right? Do you agree? yeah. But energy cannot be created nor it can be destroyed. It can only transform from one form to another. So a person only change clothes. And what you are feeling right now is your thought process of sadness and attachment
to the soul and your sadness that why did you leave me? But this is your thought process. You don't know the reality, right? Yes. What if he is present around you in the energy form? And what can he do if he is not ready to physically manifest himself in the same form in front of you? What can he do? He cannot do anything, right? So what is your work? So, getting the He is not over. He is not out of your life. He is living in you in the form of genetic structure and DNA he has given to you. He lives in you in the form of energy. He is around you in the form of energy. He is communicating with you in the form of energy. But because all the people around you are crying, you are also a victim to this societal belief that death is bad. But that is his karmic account which made him change his clothes earlier than others. It is not a competition or comparison. His soul has a different journey. And if he was with you in this lifetime, he is going to come in your life through some different form. We don't know. But if you are sad, that means you are not compassionate towards him. I sort of like that, but I'm not like able to accept other things. Yeah, and it is okay. You can take your time. It is absolutely okay not to be able to accept. It is okay not to accept it immediately in this moment. What is important is to know the truth, what is going on right actually, on an energetic level. If you know the truth, that this is the truth, it will be easier for you to accept. Because you are a science student, and this has already been proven, I'm not telling you anything new. Your work is to radiate compassion to that soul so that his journey, his further journey becomes smoother. The more and more sad you are, the more and more attachment you create, and the more and more painful the journey becomes for that soul. Yes. Thank you. Most welcome, Arya. If you need any help on one-on-one basis, you can approach me. You can reach out to me through Prajakta. I'm always there. Okay. Okay. Thank you. Yeah, yeah. Thank you so much for everyone. You're most welcome. And if she see, this is like one small conversation is enough for her for a few days to process. After a few days, if she feels the need to get some answers, then feel free to reach out to me. I'm very much in my town now and not traveling. Okay. Yeah, Thank you so much. most welcome. Anyone else? Yes, Anjali, you wanted to say something or ask any question? I'm sorry that I asked you to mute, but at that time a lot of background noise was there. But you can mute yourself now. No, I'm fine. Hear her? We can't hear you. As if you're farther from the mic. हा माझा स्पीकर चालू असल्यामुळे आता बंद केला आता आला आवाज आता Very clear. खूप छान टॉपिक आहे आजचा मृत्यूवर
आणि खूप छान त्याबद्दल माहिती पण बरीच मिळाली, की आपले कर्मच असे असतात, की ज्याच्यामुळे आपले इट्स म्हणजे एवढं तर लक्षात आलं, की इट्स लिंक टू आपले कर्म त्याच्याबरोबर लिंक्ड आहेत. तर आपण असे कर्म करू, की जेणेकरून मृत्यूसमयी ते भय किंवा मृत्यूचं जे भय अगदी सुरुवातीपासूनच संसारात ज्या आपल्या मान्यता आहे, आपल्याला या संसाराकडून सगळी जी माहिती मिळते आणि आपल्या मान्यता म्हणा, बिलीफ म्हणा, त्यावरूनच आपण आपलं मनात नक्की होत असतं, की अशा रीतीने मृत्यूचं भय असतं. पण मला तरी असं वाटतं, की मी जसं तुम्ही सांगितलं, की विवेकानंदांना लहानपणापासून ऐकत आहात किंवा मग आम्ही पण अशा स्पिरिच्युअल प्रोग्राममध्ये आहे. त्यांच्याबरोबर जर्नी म्हणजे ऐकल्यानंतर जसं-जसं ऐकत जातो, की आपलं हे काय आहे, तर पुष्कळशी अशी मनातून भीती जात राहते किंवा मग अमुक एक विचार पण असे येतात, की कसं होईल शेवटचा क्षण, मृत्यू किंवा असं कुणाला पाहिल्यानंतरही असं भय एक निर्माण होतं, की अरे, असं मला काही झालं तर? पण त्याचे उत्तरही पुष्कळ मिळून जातात आणि त्या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भयच असं राहतं मनात की माझं काय किंवा माझं कसं होईल आणि पुष्कळ ह्या गोष्टी अशा निगडीत आहेत एकमेकांशी कर्म आहेत आपले कर्म आहेत किंवा आपलं जे संस्कार आहेत ते सगळं काम करत राहतात पण आपल्या बिलीफ जशा बदलत जातात ते आपल्या स्वबद्दलच्या असं मला तरी लक्षात येतंय. खूप चांगला टॉपिक आहे आणि मला खूप आवडतं. भले मी सत्संगमध्ये आहे, कुठल्यातरी स्पिरिच्युअल प्रोग्राममध्ये आहे, पण तरीही एक दुसऱ्याविषयी दयाभाव म्हणा, एक करुणा म्हणा, की जसं तुम्ही जे उदाहरण दिलं, की अ, भले त्याचा स्वभाव तर आहेच. जसं म्हणतात, की विंचू त्याचा स्वभाव आहे डंक मारायचा, तो डंकच मारत राहील. पण जर माझा स्वभाव असेल करुणा दाखवायचा, तर मी ऑलवेज करुणा का नाही दाखवावी? एवढं तर लक्षात येतं आणि लक्षात येतं, की आपल्या डाउनलोडिंग्ज, आपले बिलीफ्स, आपल्या मान्यता आपल्याला म्हणजे स्वतःलाच दुःख देतात किंवा मग समोरच्याला पण ती वस्तू उभी होतीये. पण त्यामधून पण निघायचा खूप ऑल द टाईम प्रयत्न असतो आणि अशा तुमचे जे प्रोग्राम आहे असे किंवा जे ऐकल्यानंतरही मग एक प्रकारे असे थॉट प्रोसेसमध्ये पण ते चालू राहतात, की तुमचं म्हणणं काय आहे किंवा ते येतच किंवा असं डाउनलोडिंग दुसऱ्यांसाठी काही चालू झालं तरी असं लक्षात येतं, की नो धिस इज डाउनलोडिंग स्टॉप संजली. तर खूप त्याचा फायदा होतो. एवढं तर नक्की. खूप खूप थँक्स तुमच्या टीमला, की तुम्ही जे खूप छान प्रयत्न करतात आहे आणि डॉक्टर पल्लवी यू आर ग्रेट. त्याचं काही हेच नाही. अ, बस एवढंच. खूप छान टॉपिक आहे. ह्याच्यावर जेवढं सगळ्यांना ओपन करता येईल, तुम्ही पण ओपन करा. आमच्याकडून पण जेवढं सगळ्यांना ओपन होता येईल, तेवढं सगळ्यांनी प्रयत्न करावे. कारण खूप छान टॉपिक आहे आणि आपल्या मनातलं भयच काढायचं आहे, हेच मला असं वाटतंय. थँक यू व्हेरी मच डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर दीपिका. येस, थँक्यू अंजली फॉर शेअरिंग. उद्या तुम्ही कुठे बाहेर जाणार आहात का अंजली? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. Anjali, can you listen to my voice? I think Anjali is not there. So I would like to ask someone. Oh, you can listen to my voice. So, all right. So let's take Deepika to interact with, so that you all get an opening. So, Dr. Deepika, are you going to go out tomorrow? Not to even your clinic? Yes, right.
So you're so okay with that. Initially you said no, I'm not going out. Then I asked clinic, and then you said yes, I'm going to go to clinic. मतलब वो तो मैं रोज ही जाती हूँ ना, राइट? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? यही थॉट आया ना आपको? Yes. We all are going to die someday. Yes. क्लिनिक तो जाना ही है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो मरने ही वाले, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वहाँ पे जाना ही है। जाना ही है. So why are we so fearful about it? That is the question I wanted to ask every one of you. It is inevitable. And even if everyone tells us, we don't accept it. And because we don't accept it, it is actually our suffering. This is the cause of our suffering. अरे क्या होगा, मेरे मम्मी को कुछ हो गया, मेरे पापा को कुछ, अरे उनकी तो वो मर गए तो. ये एक्चुअली फियर है. हम बोलते नहीं है इन शब्दों को, मैंने बहुत ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, लेकिन डर तो यही है ना. बट एवरीवन इज गोइंग टू डाई. Our parents have also lost their parents. They are okay today. They are not crying every day. So one day you will also not cry. And one day your children will also stop crying for you. Because death is inevitable. So compassion is the only way to live. Compassion for self and compassion for others. No one is going to get a certificate. Oh wow, you did good karma. आपको death नहीं मिलेगी. किसी के साथ नहीं होने वाला. Don't worry. We all are sailing in the same boat. So why to show that I am better than you? Everyone is going to die. So don't worry. Compassion is the only way to keep yourself humble, to give you freedom from your mental blocks, to give you freedom from multiple diseases, to heal yourself from within, and to earn more money also, and to strengthen your relationships. पल्लवी मॅम, कीर्ती बोलू? Yes, sure. माझं आईचं तुम्हाला माहित होतं की आईचे झालंय, Yeah. त्यानंतर पप्पाचं झालंय 27 Yeah. मार्चला. Yes, तर yes. म्हणजे हे जसं आता तुम्ही म्हटलं ना की एनर्जी आहे, डिस्ट्रॉय करू शकत नाही. आई जेव्हा पहिल्यांदा म्हणजे झाडायचं तेव्हा मला त्यावेळेस खूप जास्त असं म्हणजे खूप आठवण येणे, खूप रडायला येणे असं खूप होतं. पण बाबा गेल्यानंतर मग पुष्कळ तुम्ही सांगितलं, अजून एक दोन आहे किंवा आपण ह्या जर्नीमध्ये आहोत, तर इथे माहित झालं की एनर्जी फॉर्म आहे, तो आजूबाजूला असतो. त्यांची पुढची जर्नी व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. मग आपण आठवण करू नये, त्यांना स्मूथ गोईंग त्यांचं जाऊ द्यायचं, त्यांच्या चांगल्या आठवणी करायच्या. तर कुठेतरी आता ना एक असंही वाटतं की चांगलं झालं, कारण बाबांना कोणी बघितलं असतं, ते तर एकटे पडले होते. मग आईने जर त्यांना एका महिन्यात बोलावून घेतलं सोबत, तर चला दोघं तर सोबतच गेले, ते दोघं तिकडे एन्जॉय करत असेल. हा एक थॉट इतका जास्त धीर देऊन गेला आहे की मनाला ते जे होतं ना हुरहुर किंवा दुःख, ते सगळं स्टॉप झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळं मग आता मी बऱ्याचपैकी स्टेबल झाली आहे. सो थँक्यू सो मच. Very nice, very nice. And the thought that you said is so good. You said that ते एकटे काय केलं, आणि we cannot sometimes, no, we are so attached to, like, if I look at myself as Kirti. So as Kirti, you are so attached to your father. I don't want my father to go from me, to go away from me. Arey, but if you are compassionate, at least go once in your father's heart and look at this life from his point of view. His wife has just passed away and he is feeling so lonely in the world. Now he does not feel any reason to live because his wife was his source of energy. So they say, na, in pranayam we say prana. So sometimes life partners, some people, some couples are so close to each other, they become prana, they become source of urja for each other. अँड इट इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं होता है, असं नसतं ते भांडतात एकमेकांसोबत, रोज हे करताय. इट इज नॉट अबाउट हाऊ दे बिहेव विथ इच अदर.
It is not about that. They are the source of energy for each other. And when one partner leaves, the other partner leaves, finds no reason, and then they decide to go with them. So it is not you who is going to decide about their death. Actually, reality, sometimes at some point, every person decides, I don't want to live this life. I don't want to be here like this. I want to go. And his prayer was heard. Maybe he didn't want to live without his wife. He might have, he might be feeling so lonely, but you can understand and feel only if you have compassion. But if you're too attached, why did he go? Why did he leave me? You will not let him go peacefully. So compassion mixed with gratitude is a magical way to give them freedom and to give yourself freedom. Liberation of soul is through compassion and gratitude. अजून एक मला असं वाटतं कधी कधी नाही कसं असतं ना आपल्या जनरल याच्या आधी माहित नव्हतं पण खूप असं ना सिंपती खूप असं लोकांना म्हणजे लोकांना नाही असं मी खूप सुपिरियर नाहीये माझ्यामध्ये अजूनही आहे सगळ्या गोष्टी जसं तुम्ही म्हटलं तो फिअर फॅक्टर मला आलेला ज्या मी तिकडनं आल्यानंतर की माझ्या नवऱ्याचं म्हणजे जो काही आहे ते तो Yes. अजूनही मी काही तेवढी हे नाहीये पण मला असं अनुभवलं मी की जिथे जास्त सिंपती दाखवल्या जाते ना अरे हा तुझे ऐकलं अरे हा तुझं मग ते कसं आहे ते जास्त हवी होतं आपल्यावर Exactly. Always avoid the energy of sympathy because people are showing sympathy because they are wired की कुणाकडे गेलं तर sympathy दाखवायला पाहिजे otherwise you will not be a good person. So they are not, it is not empathy. Empathy is a genuine feeling, you know. I am not saying that sympathetic people are not empathetic. I'm not saying that they might have empathy, but when they show sympathy, it is not something that the other person wants. थँक्यू Yeah. So it is good to be away from sympathy. You are enough. Yes, Deepika, would you like to end the session? Deepika, are you there or should I end the session? Yes. Yeah. All right. So, yes, Deepika, would you like to end the session? Yes, Pallavi. Yeah. सबका बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग आए और मेरी बातें सुनी जो कि मेरा ये जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस था मैंने सबसे शेयर किया और सबने इतने अच्छे से लिसनिंग करी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी टीम बनने वाली है काइंडनेस कॉर्नर की क्योंकि हम जो बोलते हैं आप लोग सब आराम से सुनते हो और शेयर करते हो मुझे ऐसा लग रहा है अगले साल हम सब टीम मेंबर होंगे और हम स्प्रेड करेंगे इस कंपैशन को ठीक है ना पल्लवी Yes, yes, of course. Wonderful, wonderful. Everything that comes from heart is always good. There is no good and bad in this world. It is our judgment that makes it so. So everything that comes from your heart is beautiful and wonderful. Thank you so much, Deepika, for this enlightening session. Thank you very थैंक यू much. पल्लवी Yeah. Thank you very much for enlightening us with your experiences and making us aware of our karma of compassion. You actually gave a very good and beautiful twist to Kindness Corner. Thank you so much. Yes, Arya, you are always welcome. Whenever you feel anything that is bothering you, team of Kindness Corner is always available to support you, to stand by you. Yes. Thank you so much and welcome everyone to Kindness Corner again. Let's meet each other again on next Friday at 8 p.m. with more of such interactive sessions. The more and more interactions we have, the more and more we evolve as human beings. Because in the outside world, you are not going to always get the space of compassion. But at Kindness Corner, it is sure that you're going to get a space of compassion, maybe sometimes a gentle compassion, sometimes a tough compassion, but you will find your way, that is for sure. Thank you very much for joining the team of Kindness Corner. Take care, bye bye, and good night, everyone. Have a fun filled weekend and have a peaceful and compassionate life ahead. Take care. Thank you.